everyone, welcome to UGC NET Gyan. I am Jyoti Budhwar. Today we are discuss some important questions which are asked in December 2019 question paper. This is our fourth class. इससे पहले हम 3 क्लासेस ले चुके हैं. अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें. और साथ में हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट भी चला हुआ है. अगर आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सब्जेक्ट को बिल्कुल बेसिक से करना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं. और अभी लास्ट टाइम पे जो है हमें रिवीजन की बहुत नीड होती है, तो अगर आपने अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो लास्ट मिनट रिवीजन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी. उसमें 18 to 20 वीडियोस हैं. आप उनको 1 by 1 सारी वीडियोस एक बार ज़रूर देख लीजिए. वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में. और साथ में आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से, और फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं यूजीसी नेट ज्ञान कंप्यूटर साइंस के नाम से. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. इससे प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चंस किए थे, क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक के क्वेश्चंस हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे जो थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग. और आज की क्लास में हम 96 से 100 तक के क्वेश्चंस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. ये हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से रिगार्डिंग. इसमें भी फर्दर एक नॉर्मलाइजेशन और फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं. तो जिस तरीके से पेपर 1 में हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आता है उसी तरीके से इसमें एक कॉम्प्रीहेंशन के फॉर्म में हमारा क्वेश्चन गिवन है. उस कॉम्प्रीहेंशन की फॉर्म में क्वेश्चन देके उसके फिर सब क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 क्वेश्चंस. तो अगर आपको नॉर्मलाइजेशन टॉपिक अच्छे से आता है तो आपके यहाँ पे 10 मार्क्स स्कोर हो सकते हैं. तो अभी ये पिछला ही पैटर्न है तो मे बी चांसेस हैं कि इस बार भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे तो आपको टॉपिक्स को बिल्कुल बेसिक से करने की नीड है. सारे टॉपिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स पता होने चाहिए, उनके लॉजिक्स पता होने चाहिए और उनमें क्या क्या ट्रिक्स अप्लाई होंगी वो सब पता होने चाहिए. तो जो आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है. एन ऑर्गेनाइजेशन नीड टू मेंटेन डेटाबेस हैविंग 5 एट्रीब्यूट. किसी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस में 5 एट्रीब्यूट हैं A, B, C, D, E. These attributes are functionally dependent on each other for which functional dependency set F is given. हमें functional dependencies given हैं A to BC, D to E, BC to D and A to D. Consider a universal relation. ये हमें relation given है A, B, C, D, E with functional dependency set F. Also the attributes are simple and take atomic values only. सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के पास सिंपल वैल्यू है, एटॉमिक वैल्यू है. हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, हमें रिलेशन गिवन है. तो ये हमें एक पैराग्राफ गिवन है. इस पैराग्राफ के बेसिस पे जो फर्दर सब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? आइडेंटिफाई द नॉर्मल फॉर्म इन विच रिलेशन आर बिलोंग टू. तो ये पर्टिकुलर जो हमें रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है, हमें वो बताना है. तो नॉर्मल फॉर्म को हम कैसे फाइंड करते हैं ये हमने लास्ट मिनट रिवीजन की क्लासेस में भी सीखा था. अकॉर्डिंग टू यूनिट्स, जो लास्ट मिनट रिवीजन की प्लेलिस्ट है वो अकॉर्डिंग टू यूनिट्स हैं. हर यूनिट से रिगार्डिंग 2 to 3 वीडियोस हैं, तो आप उनको 1 by 1 देख सकते हैं. तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले कैंडिडेट की फाइंड करनी होती है. तो कैंडिडेट की फाइंड कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हमारा जो रिलेशन है वो क्या है? R, A, B, C, D, E. ये हमारा रिलेशन गिवन है. इसमें जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो किस टाइप से हैं? A to B, C and then D to E, D to E, B, C to D and A to D. तो जब रिलेशन हमें गिवन हो और फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें गिवन हो, हमें फाइंड करना है कि वो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है. तो उसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? आइडेंटिफाई द कैंडिडेट की. तो कैंडिडेट की हम कैसे फाइंड करते हैं? हम राइट हैंड साइड में चेक करते हैं
जो एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता उसको हम मेंशन करेंगे और फिर उसका क्लोजर फाइंड करके देखते हैं। अगर वो एट्रीब्यूट सारे बाकी के एट्रीब्यूट्स को आइडेंटिफाई कर लेता है, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। तो यहाँ पे ए हमारा गिवन नहीं है, ए बी सी डी ई बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स प्रेजेंट हैं, तो ए ऐसा एट्रीब्यूट है जो राइट हैंड साइड में गिवन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए का क्लोजर फाइंड करेंगे। तो ए के क्लोजर से हम किस किस एट्रीब्यूट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, किस किस एट्रीब्यूट तक हम रीच कर पा रहे हैं। और अगर यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो जाएंगे, दैट मीन्स ए जो होगा वो हमारे इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कैंडिडेट की होगा। तो ए से हम फाइंड कर सकते हैं बी सी, ए तो खुद से होगा ही आइडेंटिफाई, देन ए से बी सी एंड बी सी से हम डी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देन डी से ई। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं, दैट मीन्स ए इज द कैंडिडेट की ऑफ दिस पर्टिकुलर रिलेशन। तो ए क्या है, यहाँ पे कैंडिडेट की है। अब जब हम नॉर्मल फॉर्म फाइंड करना शुरू करते हैं कि ये पर्टिकुलर रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में है, तो उस टाइम पे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले BCNF से। सबसे पहले चेक करते हैं BCNF के लिए कि अगर वो पर्टिकुलर रिलेशन BCNF में होगा, BCNF की कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो वो रिलेशन BCNF में होगा। BCNF के लिए कंडीशन क्या होती है, अल्फा टू बीटा। अल्फा टू बीटा कोई भी फंक्शनल डिपेंडेंसी हो, जो भी यहाँ पे हमारे रिलेशन में फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनमें अल्फा टू बीटा में अल्फा क्या होना चाहिए, सुपर की। अल्फा क्या होना चाहिए, सुपर की। तो अगर हम चेक करें A टू BC, अब A हमारा कैंडिडेट की है तो ये सुपर की भी होगा। अब इस फंक्शनल डिपेंडेंसी में तो ये सेटिस्फाई हो गया, देन उसके बाद A टू D में भी हो गया, उसके बाद D टू E और BC टू D यहाँ पे हमारी कंडीशन वॉयलेट हो गई है, तो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा BCNF में नहीं है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या ये रिलेशन 3NF में है। 3NF के लिए क्या है, अल्फा टू बीटा, या तो अल्फा सुपर की हो या तो बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो, या तो अल्फा सुपर की हो या फिर बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो इन दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज के लिए जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पे ना तो लेफ्ट पार्ट में सुपर की है और ना ही राइट हैंड पार्ट में प्राइम एट्रीब्यूट है, तो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा 3NF में भी लाई नहीं करता। देन उसके बाद हम चेक करेंगे 2NF। 2NF के लिए क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा रिलेशन 2NF में है तो उस केस में कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। पार्शियल डिपेंडेंसी मीन्स कि जो हमारी कैंडिडेट की है उसका पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, मीन्स प्राइम एट्रीब्यूट टू नॉन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे कैंडिडेट की का सबसेट नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की का सबसेट नहीं होना चाहिए। बाकी और कुछ भी हो वो चलेगा, लेकिन पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड में कैंडिडेट की का सबसेट नहीं होना चाहिए। अब जो फर्स्ट और फोर्थ फंक्शनल डिपेंडेंसी है इसमें तो डायरेक्ट कैंडिडेट की ही गिवन है। अब यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट है कैंडिडेट की में, तो उसका सब पार्ट तो सबसेट तो नहीं होगा। उसके बाद D टू E, BC टू D ये चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल होता AB हमारी कैंडिडेट की होती और यहाँ पे मेंशन होता फंक्शनल डिपेंडेंसी में कि A टू BC, तो ये क्या हो जाता, पार्शियल डिपेंडेंसी, जो कि होल्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये पर्टिकुलर रिलेशन हमारा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाई करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर क्या होगा, 2NF। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऊपर की स्टेटमेंट सेम है। अज्यूम दैट द गिवन टेबल R इज डिकम्पोज्ड इनटू 2 टेबल। जो हमें R रिलेशन गिवन था ABCDE, उसको 2 सब टेबल्स में डिवाइड किया है, डिकम्पोज किया है। R1 में ABC ये 3 एट्रीब्यूट हैं विद फंक्शनल डिपेंडेंसी A टू B, A टू C। R2 ADE
ये 3 एट्रीब्यूट हैं और फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं A to D, D to E. Which of the following option is true with respect to given decomposition? हमें इस पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन के अकॉर्डिंग बताना है कि ये पर्टिकुलर डिकम्पोजिशन जो हुए हैं R1 और R2, इनके लिए कौन सी ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहती है, डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन प्रॉपर्टी इज फॉलोड, ये हमें चेक करके देखना पड़ेगा। देन उसके बाद R1 एंड R2 बोथ आर इन 2NF, R2 इज इन 2NF एंड R3 इज इन 3NF, R1 इज इन 3NF, R2 इज इन 2NF। तो सबसे पहले अब 3 ऑप्शंस में क्या गिवन है कि कौन सा रिलेशन किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। तो सबसे पहले वही चेक कर लो, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे R1 क्या था, ABC, R1 ABC एंड R2 ADE, और फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या थी, A to B एंड A to C, और यहाँ पे A to D और D to E, ये हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है। अब अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि वो पर्टिकुलर रिलेशन हमारा किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। राइट हैंड साइड में चेक करते हैं कौन सा एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है, देन उसी का हम क्लोजर फाइंड करके देखते हैं। तो यहाँ पे B C दोनों एलिमेंट प्रेजेंट हैं, A प्रेजेंट नहीं है, तो A राइट हैंड साइड में नहीं है गिवन। A का क्लोजर फाइंड करेंगे तो A के क्लोजर में हमें क्या क्या मिलेगा, A to B एंड A to C। मीन्स इस पर्टिकुलर रिलेशन के जो R1 रिलेशन था, सब रिलेशन, उसके हमें सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड हो गए हैं A के क्लोजर से। दैट मीन्स A क्या है, इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए कैंडिडेट की है। सेम इधर फाइंड करेंगे, A प्रेजेंट नहीं है राइट हैंड साइड में, A का क्लोजर फाइंड करेंगे। A से निकाल लिया D और D से पहुंच गए E पे, तो यहाँ पे भी A जो है वो कैंडिडेट की है। अब क्या फाइंड करना है, कैंडिडेट की फाइंड हो गई है, अब उसके बाद नॉर्मल फॉर्म बतानी है कि किस नॉर्मल फॉर्म में लाई करता है। तो जो फर्स्ट रिलेशन है R1, सबसे पहले चेक करेंगे BCNF के लिए। BCNF के लिए क्या था, लेफ्ट हैंड साइड में सुपर की होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट है तो कैंडिडेट की ही हमारी सुपर की होगी, तो जो R1 है वो BCNF में होगा। और अगर कोई रिलेशन BCNF में है देन वो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा, 1NF में भी होगा। लेकिन रिवर्स में नॉट ट्रू, कि अगर कोई रिलेशन 1NF में है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2NF में हो, 3NF में हो या फिर BCNF में हो, लेकिन BCNF में है तो बाकी सभी में होगा। अभी सेकेंड रिलेशन के लिए चेक करते हैं। अब A हमारा कैंडिडेट की है BCNF में। अभी फर्स्ट जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसके लिए तो लाई कर जाएगा क्योंकि A हमारा कैंडिडेट की है। अब D to E यहाँ पे BCNF फेल हो जाएगा। देन उसके बाद चेक करेंगे 3NF के लिए क्या कंडीशन थी, अल्फा टू बीटा, या तो अल्फा सुपर की हो या फिर बीटा प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो यहाँ पे D to E में ना तो अल्फा सुपर की है और ना ही बीटा प्राइम एट्रीब्यूट है। प्राइम एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो किसी न किसी कैंडिडेट की का पार्ट हो, वो प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं, और जो किसी भी कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होते हैं। तो जो यहाँ पे D और E है वो दोनों नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हैं, तो ये 3NF में भी नहीं होगा। और 2NF के लिए क्या था, पार्शियल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं होनी चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंसी क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ पे कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे A जो है वो खुद ही कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे लाई कर गया। D to E यहाँ पे तो कैंडिडेट की ही नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो R2 है वो 2NF में है और R1 जो है वो BCNF में है। अब चेक करते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन 2 क्या कहता है, R1 एंड R2 बोथ इन 2NF। अभी ये बात करेक्ट है क्योंकि दोनों ही 2NF में है, क्योंकि R1 जो था वो BCNF में था और BCNF में है तो वो 3NF में भी होगा, 2NF में भी होगा और 1NF में भी होगा। और जो R2 आया है वो हमारा 2NF में ही आया है। देन उसके बाद
ऑप्शन 3 क्या कहता है, R2 इज इन 2NF, R3 तो हमें गिवन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया यहाँ से। अब फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, R1 इज इन 3NF एंड R2 इज इन 2NF, तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट होगा कि R2 जो है वो 2NF में है और R1 3NF में भी होगा, क्योंकि R1 BCNF में भी होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस करेक्ट हो गए। अब हमें जो मोस्ट प्रोबेबली आंसर है उसको फाइंड करना है। मोस्ट प्रोबेबली आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन 4, क्योंकि इसमें R1 3NF हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म में गिवन है। R1 R2 सेकंड, जो ऑप्शन सेकंड है उसमें दोनों 2NF में है, लेकिन जो R1 है वो तो BCNF में भी है ना, तो जो 3NF वाला ऑप्शन है वो हमारा मोस्ट सुटेबल आंसर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम ऊपर पैराग्राफ गिवन है हमें, जो फर्स्ट में हमने रीड किया था। क्वेश्चन नंबर 98, मिनिमल कवर F डैश ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट इज। जो हमें ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन थी, इनका हमें मिनिमल कवर फाइंड करना है। अब मिनिमल कवर हम कैसे फाइंड करते हैं, जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है उन फंक्शनल डिपेंडेंसीज को हम एक बार उनको मेज़र करेंगे कि अगर वो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास है तो हम किस किस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट तक रीच कर पाते हैं, किस किस एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, और एक बार हम उनको नेग्लेक्ट करके हम उनको नहीं लेंगे। उसके बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हम कहाँ कहाँ तक रीच कर पाते हैं, या फिर उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से हम किस किस एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि वो अब जो दोनों को आइडेंटिफाई कर लेगा, दैट मीन्स वो हमारा, उसकी हमें नीड नहीं है, वो हमारा रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे। अब हमारी फंक्शनल डिपेंडेंसीज क्या हैं। अब जो फंक्शनल डिपेंडेंसी फर्स्ट है A to BC, इसको हम राइट डाउन करेंगे अलग अलग, A to B एंड A to C। देन सेकंड डिपेंडेंसी थी D to E, उसके बाद BC to D और A to D। अब BC to D को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि B to D और C to D, ये दोनों BC दोनों मिलके हमें D तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या था, A B को भी आइडेंटिफाई कर रहा है और A C को भी आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए हमने इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक एक एट्रीब्यूट का क्लोजर निकालना है, एक बार इस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेके और एक बार इसको बिना लिए। तो अगर इसको लेके हम सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर देते हैं और इसके बिना भी सारे एट्रीब्यूट्स फाइंड कर देते हैं, दैट मीन्स उस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी की हमें कोई नीड नहीं है, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो ए का क्लोजर फाइंड करते हैं हम इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को लेके और उसको बिना लिए। एक बार उसको लेके करना है, एक बार उसको बिना लिए करना है। तो ए का क्लोजर यहाँ पे हमने निकाला A B C, A to B, A to C and BC to D और D to E। तो A to B फंक्शनल डिपेंडेंसी जब हमने मेंशन की है बाकी सभी डिपेंडेंसीज के साथ, तो हमें A B C D सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब अगर हम A to B फंक्शनल डिपेंडेंसी को नेग्लेक्ट करते हैं तो A to C, A से हम पहुंच गए C पे, और बाकी कुछ भी हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। BC to D, D को D तक जाने के लिए हमें BC चाहिए, BC हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। A से हम जा सकते हैं D और D से हम जा सकते हैं E, लेकिन हम यहाँ पे B एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। दैट मीन्स A to B हमें चाहिए, ये हमारे मिनिमल कवर का पार्ट होगा, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, तो ये हमें चाहिए। देन उसके बाद हम फाइंड करेंगे A to C। अब A to C से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, A से B एंड A से C, B C से D और D से E। अब इधर हमें फाइंड करना है, अगर हमारे पास A to C नहीं है तो
तो ए से फाइंड किया बी, और ए से फाइंड किया डी, और डी से फाइंड किया ई। अब यहाँ पे सी हमें आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, हमें सी ए से ही फाइंड हो सकता था, यानी कि ए टू सी जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो नेसेसरी है, हम उसको रिमूव नहीं कर सकते, वो हमारे मिनिमल कवर का पार्ट होगी। तो ये भी हमारे लिए मिनिमल कवर का पार्ट है। नेक्स्ट डी टू ई। अब डी से हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डी और ई, बाकी तो कुछ और आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो डी, अगर डी टू ई इस फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम ना लें तो डी से तो हम जस्ट डी को ही आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ई के लिए हमें डी टू ई फंक्शनल डिपेंडेंसी चाहिए, तो सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं, तो ये भी हमारे मिनिमल कवर का पार्ट होगा, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी भी नेसेसरी है। देन उसके बाद आइडेंटिफाई करते हैं बी सी टू डी। तो बी सी टू डी हम क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बी सी, एंड बी सी से हम गए डी पे, और डी से हम गए ई पे। अब यहाँ पे ए हमें आइडेंटिफाई नहीं हो रहा। इधर देखते हैं, अगर हमारे पास बी सी टू डी नहीं है तो बी सी टू डी अगर नहीं है तो बी सी, और उसके बाद कुछ और आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाए, ना डी को कर पाए ना ई को कर पाए, क्योंकि उसके लिए बी सी टू डी प्रेजेंट होना चाहिए, तब डी निकलता, देन डी से हम ई तक पहुँचते, और ए भी हमारे पास प्रेजेंट नहीं था, तो बाकी एट्रीब्यूट्स नहीं आइडेंटिफाई हो पाए। तो जो बी सी टू डी है ये भी नेसेसरी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये भी हमारे मिनिमल कवर का पार्ट है। देन लास्ट वन इज ए टू डी। अब ए टू डी, ए से हमने फाइंड किया बी, ए से हमने फाइंड किया सी, एंड बी सी से फाइंड किया डी, और डी से फाइंड किया ई। अब ए टू डी, ए बी सी डी ई, ये सारे आइडेंटिफाई हो गए। अगर हम ए टू डी को नहीं लेते हैं तो ए से हम जा सकते हैं बी पे, ए से हम जा सकते हैं सी पे, और बी सी से हम जा सकते हैं डी पे, और डी से हम जा सकते हैं ई पे। अब यहाँ पे ए टू डी से भी सेम एलिमेंट, सेम एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई हुए हैं, और ए टू डी के बिना भी सारे एट्रीब्यूट आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इस ए टू डी की हमें कोई नीड नहीं है, ये हमारे मिनिमल कवर का पार्ट नहीं होगा। लेकिन जो बाकी की फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो हमारे मिनिमल कवर का पार्ट होंगी, ए टू बी, ए टू सी, डी टू ई, बी सी टू डी। ए टू बी, ए टू सी, ए टू बी, ए टू सी, डी टू ई, और बी सी टू डी। ए टू बी, ए टू सी, एंड डी टू ई, और बी सी टू डी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे होंगे। जहाँ कहीं पे भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आइडेंटिफाई द प्राइमरी की ऑफ टेबल आर विद फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ। जो हमें फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट एफ गिवन है उसके लिए हमें आइडेंटिफाई करनी है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की कैसे फाइंड करेंगे, सेम सबसे पहले तो हमें कैंडिडेट की पता होनी चाहिए, और कैंडिडेट की हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई किया था। कैसे कैंडिडेट की को आइडेंटिफाई किया था कि जो राइट हैंड साइड में जो भी एट्रीब्यूट प्रेजेंट नहीं है हम उसको फाइंड करेंगे और फिर उसका क्लोजर निकाल के देखेंगे। और जो ए एट्रीब्यूट आया था, जब हमने उसका ए का क्लोजर निकाला था तो ए से हमारे बाकी के सारे एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई हो गए थे। दैट मीन्स ए इज़ द कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन, और अगर ए ही कैंडिडेट की है तो वो ही हमारे रिलेशन का प्राइमरी की भी होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है? रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हम उन्हें बोलते हैं कि जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी के बिना हम उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर पाएँ, जिसके होने से भी हम उसे आइडेंटिफाई कर सकें और जिसके बिना होने से भी हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, तो वो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी? हमारी रिडंडेंट। अभी जैसे हमने मिनिमल कवर फाइंड किया था तो वहाँ पे जो ए टू डी फंक्शनल डिपेंडेंसी थी वो क्या थी?
रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी थी। ए टू डी अगर नहीं भी है तो भी हम ए से डी फाइंड कर पा रहे थे, ए के क्लोजर में हम डी को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे। तो जो ए टू बी सी फंक्शनल डिपेंडेंसी है और बी सी टू डी फंक्शनल डिपेंडेंसी है, यहीं से हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी यूज़ करके हम ए टू डी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। हमें ए टू डी फंक्शनल डिपेंडेंसी की कोई नीड नहीं है। तो ए टू डी ऑप्शन 3 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आई थिंक आप लोगों को सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।